पहले मैं ये क्लियर कर दूं, भारत में जितनी भी नौकरियां हैं ना सरकारी, उसमें 1% ही आरक्षण है, बाकी 99% में आरक्षण नहीं है। तो अपने दिमाग से आरक्षण का फितूर उतार दो। और फिर भी अगर लगता है कि आरक्षण ही तुम्हारी सफलता की प्रमुख श्रेणी है, तो फिर आरक्षण वाली पद्धति से आके एग्जाम दो। आरक्षण देश के लिए वरदान है या अभिशाप? भारत की संसद से लेकर सड़क तक इसी मुद्दे को लेकर बहस होती रहती है। कुछ जाति का चश्मा लगाकर इस मुद्दे पर बहस करते हैं, कुछ राजनीतिज्ञ होने के नाते इस मुद्दे पर बहस करते हैं, और कुछ भारतीय होने के नाते निष्पक्ष रूप से यह समझने का प्रयास करते हैं कि सच में भारत में आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं एक स्वर्ण परिवार से आता हूं, बावजूद इसके इस मन से स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि भारत में आरक्षण होना चाहिए। मैं आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, मैं आरक्षण का पक्षधर हूं, पर अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं आरक्षण का पक्षधर हूं, लेकिन आरक्षण की प्रक्रिया का विरोधी हूं। अब इसमें कई सारी समस्याएं हैं। किसमें? आरक्षण की प्रक्रिया में। जैसे आरक्षण की प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है वर्तमान में, वो है वास्तविक लाभ ना पहुंच पाना। किसके लिए लाया गया था ये? दलित, कुचले, पिछड़े वर्गों के लिए, यहां तक कि महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण का प्रावधान है। फिलहाल हम ये जातिगत आरक्षण की बात कर रहे हैं। अब लाया तो गया था पिछड़े लोगों के लिए, SC, ST और OBC के लिए, पर इस आरक्षण की प्रक्रिया में यह हुआ कि कुछ पढ़े लिखे ST, SC जो उस समय समृद्ध रहे होंगे, अब वो पढ़े लिखे थे तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया की जानकारी थी, वो हैं इसी समाज के ST, SC के पिछड़े वर्ग से, पर उन्होंने इस आरक्षण का लाभ ऐसे लिया कि वो तो लाभान्वित हुए ही हुए, उनकी आगे आने वाली पीढ़ी जिसे जरूरत नहीं है आरक्षण की, वो भी इसी आरक्षण के लाभ से लाभान्वित हो रही है। और उन्हीं के समाज के जो लोग जिनके लिए यह आरक्षण की प्रक्रिया लाई गई थी, वो वास्तविक लोग इससे वंचित हो गए। या फिर यह कहना ज्यादा सही होगा कि इन विचारों का इन्हीं के समाज के द्वारा शोषण हो रहा है। ये वही क्रीमी लेयर है जो आए हुए आरक्षण के संसाधन को पूरा चट कर गए। इनका पेट भरने के बाद इन लोगों ने जाति की राजनीति शुरू की और ये इन समाज के बीच में जाना शुरू किए, यह कहते हुए कि हम अपनी जाति और समाज का उत्थान करना चाहते हैं। और ये भोले भाले लोग इन राक्षसों के बहकावे में आ गए। तो ये मेरा जो मानना है वो ये है। और प्रक्रिया की दूसरी समस्या है तकनीक से जंग। मैं इस चीज का तो समर्थन करता हूं कि शासन व्यवस्था में आरक्षण होना चाहिए, संसद, विधानसभा, पंचायतों में, प्रशासन में भी आरक्षण होना चाहिए। IAS, IPS, SI बनने के लिए आरक्षण जरूरी है। पर इसका पूरी तरह से विरोधी हूं कि तकनीकी पढ़ाई में आरक्षण हो। थोड़ा बुरा लगेगा, दिल पे पत्थर रख के सुनना। डॉक्टरी पढ़ाई के लिए आरक्षण दिया जाए, मैं इसका कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। इंजीनियरिंग में आरक्षण दिया जाए, मैं इसका कभी भी समर्थन नहीं करूंगा। हां, प्रशासन के साथ साथ जज में आरक्षण दिया जाए, मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। यहां समर्थन इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि भविष्य टेक्नोलॉजी का है। हमने कोरोना का एक दंश झेला जिसमें हमने टेक्नोलॉजी के अभाव में कई सारी जानें गंवाई। इसमें सिस्टम का बहुत बड़ा दोष है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, मैं प्रक्रिया का विरोधी हूं। यहां आरक्षण दो, इससे पिछड़े लोग आगे आएंगे समाज की मुख्य धारा में। यहां आरक्षण मत दो, इससे हमारा देश आगे जाएगा। अगर यहां आरक्षण दे दिया तो देश आगे नहीं जा पाएगा, और यहां आरक्षण नहीं दिया तो समाज आगे नहीं जा पाएगा। हमें समाज और देश दोनों को आगे ले जाना है, तो यहां आरक्षण कंपलसरी होना चाहिए और यहां आरक्षण नहीं होना चाहिए। इससे तकनीक में भी बाधा आ रही है और इस प्रक्रिया से मानव संसाधनों का भी प्रयोग नहीं हो पा रहा है। यानी कि परीक्षा परिणाम का एक उदाहरण देकर बताता हूं कि मध्य प्रदेश MPPSC 2019 में हुआ था। अब जो बच्चा उस समय 24 साल का था, वो आज 29 साल का हो गया, यानी वो DSP की रेंज से बाहर निकल गया। एग्जाम्पल के लिए समझिए आप। किसका दोष है? क्योंकि ये आरक्षण की प्रक्रिया की वजह से भर्ती पूरी नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से जो रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब आप लोगों में से अधिकांश के मन में ये आ रहा होगा कि क्या तुम्हारे पास कोई वैकल्पिक सुझाव है? तो मेरा जवाब है, मेरे पास सुझाव तो है,
पर उस सुझाव को समझने से पहले कुछ प्रश्नों के जवाब हैं जो हमें ढूंढने हैं। जैसे आरक्षण क्यों जरूरी है। एक प्रश्न और आप लोगों को परेशान करता होगा कि आरक्षण अगर इतना ही मजबूत उपकरण है तो पिछले 70 साल से इसने उत्थान क्यों नहीं किया पिछड़े वर्गों का। एक प्रश्न और है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यों नहीं दिया जाता, जातिगत आधार पर क्यों दे रहे हैं। ऐसे गोलो टाइप प्रश्नों के जवाब पहले समझ लो, तभी जो मेरी पद्धति है वो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। आइए पहले सवाल पर डिस्कस करते हैं, क्यों होना चाहिए आरक्षण। अब इसकी किताबी बातें तो ये कहती है कि समाज समावेशी करना है, लोकतंत्र को स्वस्थ करना है, साथ ही साथ राज्य के नागरिकों का अपने राज्य पर भरोसा बना रहे, इसीलिए संसाधनों के समान वितरण के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आरक्षण जरूरी है, ब्ला ब्ला ब्ला। पर हकीकत यह है कि आरक्षण हम अपनी उस गलती को भरपाई करने के लिए कर रहे हैं जो पिछड़े वर्ग की पीढ़ियों ने फील किया है, जो हमारे पूर्वजों ने उनके ऊपर अत्याचार किए हैं। स्वतंत्रता तो उनकी थी ही नहीं। आप इस वीडियो क्लिप से थोड़ा समझना उनके दर्द को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे शूद्रो, पीछे पीछे, अगर तुम्हारी परछाई हम पर पड़ गई तो हम सब अपवित्र हो जाएंगे। भागो यहाँ से। अछूत बालक, ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। हे प्रभु क्षमा करना हमारे कानों को। तो जो वीडियो क्लिप आपने देखी है, यह कंडीशन थी पिछड़े वर्ग के लोगों की। संसाधनों तक पहुंच होना तो बहुत बड़ी बात है, तो योग्यता और बराबरी की बात कहां से आ जाती है। अब कई ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जो किया है उसकी सजा हम क्यों भुगतें। तो इसमें दो बातें हैं। पहला कि संसाधनों का वितरण समान होना चाहिए, इसमें किसी को कोई गुरेज ना हो। और दूसरी बात यह है कि यह बात सही है कि शोषण हमारे पूर्वजों ने किया है तो उसकी सजा हम क्यों भुगतें। देखिए, अगर पूर्वज कोई क्रिमिनल अपराध करते हैं तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते हैं। हमारे पूर्वज ने अगर किसी की हत्या कर दी तो उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे हो गए। पर जो सिविल अपराध होते हैं, यह एक प्रकार से समाज को प्रभावित करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो वैर मनुष्यता जाती है। सिविल अपराध या सिविल शक्ति का ही प्रभाव है कि जो हमारी संपत्ति है वो आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर होती है। अब जो शुरू में मजबूत रहा होगा वो आगे भी मजबूत ही रहेगा, अमीर अमीर रहेगा, गरीब गरीब रहेगा। तो यदि हम उनकी संपत्ति को स्वीकार कर सकते हैं अपने पूर्वजों की, तो उनके द्वारा किए गए अपराधों की गलतियों को क्यों नहीं स्वीकार करते। अब आप बोलोगे सर अगर मान लो स्वीकार कर लिया तो कैसे फिर आरक्षण हमारे समाज को बदलेगा। देखिए, जब हम आरक्षण देते हैं, संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित होती है तो समाज प्रगतिशील होने लगता है। समाज प्रगतिशील होने का एक फायदा है कि सभी की भागीदारी बढ़ने लगती है और जो पिछड़े वर्ग के लोग थे वो मुख्य धारा में आने लगते हैं। और मुख्य धारा में आने के लिए हमें कुछ नियम कानून बनाने होंगे, संविधान का सहारा लेना होगा। अब संविधान में जब कोई नीति निर्माण होता है, नियम कानून बनता है, तो कहां बनेगा? संसद में। अब संसद में अगर कोई स्वर्ण बैठा है, ब्राह्मण बैठा है, तो वो दलित की क्यों सोचेगा। इसीलिए संसद में आरक्षण की आवश्यकता है। अब मान लो कोई संसद में किसी दलित या पिछड़े के द्वारा कानून बना दिया गया, पर कानून लागू कौन करेगा? प्रशासन, IAS IPS लोग। अब वहां पर कोई है नहीं है, सभी स्वर्ण वाले लोग हैं, तो फिर कैसे लागू होगा। इसीलिए IAS IPS में भी हमें आरक्षण जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा है शासन और प्रशासन में आरक्षण होना चाहिए, तकनीक में आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब एक प्रश्न और आएगा, तो सर इस प्रकार से आरक्षण गैर कानूनी हो गया, क्योंकि यह भी भेदभाव की बात करता है, इनको दे दो इनको मत दो। तो मैं बोलता हूं नहीं, यह गैर कानूनी नहीं है, यह संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहा है। आप इसे एक परिवार के डायग्राम से समझिए, एक इमेज से समझिए। ये एक परिवार है, इस परिवार के 2 बच्चे हैं। अब ये बच्चा गोदी के बाहर बैठा हुआ है और ये बच्चा गोदी में बैठा हुआ है। इससे ये समझ में आया कि जो बच्चा मजबूत होता है उस पर ध्यान कम दिया जाता है, जो कमजोर बच्चा है उस पर ध्यान ज्यादा दिया जाता है। तो ये नहीं है कि ये माता पिता अपने बच्चे से भेदभाव कर रहे हैं। जो मजबूत है, खुद चल सकता है तो उसको अलग कर दिया, जो नहीं कर सकता उसको गोदी में ले लिया। यही भारतीय समाज की व्यवस्था है। आप इसे समझिए कि जो स्ट्रांग है उसको छोड़ दिया, जो कमजोर है उसको एक्स्ट्रा संसाधन देने के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। अब जो बच्चा मजबूत है उसकी तो समस्या नहीं है, वो तो स्ट्रगल करके जी जाएगा। जो कमजोर है, मर रहा है, इसको आगे लाने के लिए, इससे मुकाबला करने के लिए इसको एक्स्ट्रा भोजन देना पड़ेगा।
यही एक्स्ट्रा भोजन हमारे लिए आरक्षण है। आप इस चीज को ऐसे समझेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अब आते हैं आज के सबसे प्रमुख प्रश्न पर कि सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की प्रक्रिया मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए। बहुत ही आसान भाषा में समझिए आप कि मान लो कोई एक सरकार है, वो किसी एक साल में, उदाहरण के लिए 2023 मान लेता हूं, कुल 100 सरकारी पदों पर भर्तियों की घोषणा करती है। तो अभी वर्तमान में क्या कॉन्सेप्ट है भारत में कि जब भी कोई सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, किसी नौकरी में जितने पद निकालती है उसमें कैटेगरी के हिसाब से उन पदों को बांट देती है, XYZ% कर देती है। सही बात है। लेकिन जो मेरा पद्धति है उसमें थोड़ा सा चेंज है। मैं पहले बोलूं, जो मैं पद्धति बोल रहा हूं उसमें कई सारे लूप होल हैं, जैसे महंगी है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी, पर उन लूप होलों का भी मेरे पास जवाब है। अगर आप कहेंगे तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, समय कम है मेरे पास। पहले आप ये समझिए शॉर्ट में मेरी पद्धति क्या कहती है। मेरी पद्धति ये कहती है कि जिस भी राज्य में सरकारी नौकरियां निकल रही हैं वो राज्य कुछ नहीं करे, 2nd क्लास से लेकर और 4th क्लास तक जितने भी एक साल में पद निकलने वाले हैं उन सभी पदों की एक साथ भर्ती निकाले वो, जैसे डिप्टी कलेक्टर से लेकर 4th श्रेणी तक। और मान के चलना कि 100 पदों पर ही भर्ती निकल रही जिसमें सभी छोटे बड़े पद शामिल हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, मुश्किल है क्योंकि हर एक विभाग की अलग अलग समय पर अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो वो लूप होल भरा जा सकता है, मेरे पास उसका जवाब है, पर वो अगले वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो। आप यहां पे रहे अभी। तो मान लो कि 100 पोस्ट हैं, तो कुछ नहीं करना है सरकारों को, जितने भी पद एक साल में निकालने वाले हैं उनको 2 भागों में तोड़ दो। 100 में से 50 यानी 50% पदों पर जो एग्जाम होगा वो मेरिट पद्धति पर होगा, और बचे हुए 50 पदों पर जो एग्जाम होगा वो आरक्षण पद्धति से होगा। सर इसका क्या फायदा होगा? फायदा समझना, मेरिट पद्धति का मतलब यहां पे कोई आरक्षण सिस्टम नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति इसमें आके एग्जाम दे सकता है। और कमाल की बात है कि इन सभी के लिए केवल एक ही एग्जाम होगा। आपके नंबर ज्यादा हैं तो आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, आपके नंबर कम होते जाएंगे, आपका पद छोटा होता जाएगा। अगर आप कट ऑफ के अंदर आते हैं तो आपको सीधे सबसे छोटी पद की योग्यता के अनुसार पद दे दिया जाएगा। कट ऑफ के बाहर हैं तो फिर आपको ये एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कि ये वाला एग्जाम पहले हो गया, अब दोनों एग्जाम एक ही साल होंगे, अब ये वाला एग्जाम की घोषणा हो गई तो तुम यहां फेल हो गए तो ऐसा नहीं कि तुम इसमें जाके अप्लाई कर दोगे, नहीं कर पाओगे। इस पद्धति में यह है कि यदि आप इस पद्धति के अंदर एग्जाम दे रहे हो तो 3 साल इसी के अंदर रहना पड़ेगा। मान लो पहली बार फेल हो गए, फिर भर्ती आएगी तो इसी में दोगे, दूसरी बार भी इसी में दोगे, तीसरी बार भी इसी में दोगे। फिर आपको लगता है नहीं ये पद्धति से मैं पास नहीं हो पा रहा हूं, तब 3 साल के बाद आप इस पद्धति के लिए ट्रांसफर कर सकते हो। क्या मैं ये बात समझा पा रहा हूं आपको? और इसका जो एग्जाम होगा वो उसी स्तर का होगा, पीएससी या जैसा भी सेट करना चाहो। सर इसमें फिजिकल वाले के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? मैंने कहा ना, जो लूप होल है उनके लिए अलग से वीडियो होगा, उनका जवाब है मेरे पास। अब जिनको आरक्षण पर भरोसा है, उन्हें लगता है कि आरक्षण के दम पर ही नौकरी मिल रही है। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, भारत में जितनी भी नौकरियां हैं ना सरकारी, उसमें 1% ही आरक्षण है, बाकी 99% में आरक्षण नहीं है। तो अपने दिमाग से आरक्षण का फितूर उतार दो। और फिर भी अगर लगता है कि आरक्षण ही तुम्हारी सफलता की प्रमुख श्रेणी है, तो फिर आरक्षण वाली पद्धति से आके एग्जाम दो। इसमें जितने भी पद हैं कैटेगरी के हिसाब से बढ़ जाएंगे। अगर फेल हो गए तो फिर इसी कैटेगरी में एग्जाम देने को मिलेगा, उसमें नहीं जा पाओगे। कितने साल तक? 3 साल तक। यही एक तरीका है जिससे इस आरक्षण के विवाद को थोड़ा बहुत सुलझाया जा सकता है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि आरक्षण प्राइवेट क्षेत्र में नहीं मिलता है। अब तकनीक बदल रही है तो आरक्षण तुम्हें बचाने नहीं आएगा, बचाएगी तुम्हारी योग्यता और स्किल। इस मोबाइल की रील से बाहर निकलो, नेताओं के तलवे चाटना बंद करो, संविधान को पढ़ना शुरू करो, किताबों को पढ़ना शुरू करो, ज्ञान लो, स्किलफुल बनो और अपनी दाल रोटी चलाना शुरू करो। क्योंकि इस देश में रोजगार के नाम पे आजीविका थमाई जा रही है। पकौड़े तल लो, उसे रोजगार माना जाता है। चाय बना लो, उसे रोजगार माना जाता है। जितनी आपकी स्किल होगी उतना आप आगे जाओगे, और जितना आप राजनीति और अपने नेताओं के तलवे चाटोगे वो आपको उतना ही गुलाम बना के रखेंगे, और बन रहे हैं आप लोग। मेरी कोई बात बुरी लग रही है तो उसके लिए दिल से
माफ़ी मांगता हूँ। और अगर मेरी बात आपको सही लग रही तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस पद्धति में ढेर सारे लूप होल हैं। अगर आपको लगता है कि इस पद्धति पर डिटेल में वीडियो आना चाहिए तो कमेंट कीजिए। मैं निश्चित तौर पर, मेरे पास पूरा ब्लू ड्राफ्ट रखा हुआ है, सरकार अगर चाहेगी तो मैं डिस्कस करने को तैयार हूँ इस पर। मिलते हैं फिर आगे। जय हिंद, जय भारत।